वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए प्लीज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सटॉर्शन को समझ लिया था कि क्या होता है एक्सटॉर्शन, उद्दापन, जिसको हम लोग हिंदी में उद्दापन कहते हैं। इट्स एक्सटॉर्शन। व्हाट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशंस ऑफ एक्सटॉर्शन? इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोस थिंग्स। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ सेकंड बाकी लोगों को ज्वाइन कर लेने दीजिए एक बार। स्टार्ट करते हैं रॉबरी वाले पार्ट से। सेक्शन 390 रॉबरी, जो कि लूट की बात करती है। देखिए लूट जो है वो दो चीजों से बनती है। मैं यहाँ पर और लगा देता हूँ हिंदी में, या तो इसके थ्रू रॉबरी बनेगी या फिर इसके थ्रू रॉबरी बनेगी। अगर आपको कोई भी चीज को रॉबरी घोषित करना है तो दो चीजें हैं, या तो आप इसके थ्रू जाएंगे या फिर इसके थ्रू जाएंगे। मतलब या तो चोरी के थ्रू रॉबरी बनेगी या फिर एक्सटॉर्शन के थ्रू रॉबरी बनेगी। मतलब कोई भी व्यक्ति जो चोरी कर रहा है और अगर चोरी करते समय उसने दूसरी पार्टी को हर्ट, ग्रीवियस हर्ट या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ दिया, तो वो क्या बन जाएगी सर? वो बन जाएगी रॉबरी। एक तो ये तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी के घर में चोरी करने के लिए गया, वहां पर एक आदमी उठ गया, उस आदमी ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, तभी उनके बीच में फिजिकल असोल्ट होता है। ठीक है सर, एक दूसरे के ऊपर वो लोग हमला करते हैं। ठीक है, तो चोर क्या करता है, अपने पास में जो हथियार था उसको निकाल लेता है और जैसे ही हर्ट करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, तो चोरी के साथ में भी आप ये चीज बना देते हो। तो कहने मतलब ये कि अगर आप चोरी करते समय हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ देंगे, तो बाय दिस वे द रॉबरी विल बिकम। ठीक है, दिस इज द वन वे। एंड अनदर वे इज कि मैंने आपको बताया था एक्सटॉर्शन के अंदर पर्सन नॉट प्रेजेंट, मतलब वो व्यक्ति वहां पर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं है। जो डिमांड है वो इमीडिएट नहीं है, डिमांड बहुत इमीडिएट नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति वहां पे मौजूद हो जाए तो क्या हो जाएगा सर? वो बन जाएगी रॉबरी। जैसे मान लीजिए जब तक वो नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति जिसने फोन करके डिमांड की है कि 5 लाख रुपए दे, 10 लाख रुपए दे, अगर वो मौके पर प्रेजेंट है और डिमांड उसको पैसा इमीडिएट चाहिए, उसको तुरंत प्रभाव से पैसा चाहिए, और अगर वो व्यक्ति वहां उपस्थित है तो इसको बोलेंगे रोबरी बाय द वे ऑफ एक्सटॉर्शन। रोबरी बाय द वे ऑफ एक्सटॉर्शन। तो ये लूट की वारदात होगी उद्दापन के द्वारा। दीज आर द टू थिंग्स जिससे रोबरी बनती है। मतलब अगर कोई कह रहा है कि उसने लूट करी है, तो लूट कैसे करी है? क्या उसने चोरी करते समय कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, या फिर वो जो पैसे मांग रहा था फोन करके कि मुझे पैसे दे, और मना करने पर क्या वो व्यक्ति वाकई में वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हो गया? इस चीज को हम लोग देखते हैं और चलते हैं आगे। चलिए रॉबरी, इन रॉबरी अगर आप इसको पढ़ेंगे, इन रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी में या तो चोरी के द्वारा होगा या फिर उद्दापन के द्वारा होगा। यहाँ बताया हुआ है व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। मैंने आपको बताया कि थेफ्ट कब बन जाएगी। जैसे मान लीजिए आप चोरी कर रहे हो इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट, और committing the theft in carrying away property by the theft, the offender voluntarily causes or attempt to cause any person's death, hurt, wrongful restraint, fear of instant death, fear of instant hurt, instant wrongful restraint। अगर ये सब चीजें करते हैं आप चोरी करते समय, तो फिर वो थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है। When extortion become robbery में क्या होता है सर? When extortion is robbery के अंदर क्या होता है? एक्सटॉर्शन में रॉबरी तब होती है जब आप व्यक्ति जो वहां पर है, जहां पर वो खुद व्यक्ति प्रेजेंस है, उसकी खुद व्यक्ति आ गया है, और जो डिमांड है उसकी डेट इज वेरी इमीडिएट डिमांड। मतलब ही जस्ट वांट द मनी टू बी डिलीवर हियर एंड देयर। मतलब वहां पे इसको यहाँ पे लिखा हुआ है पुट इन फियर देन एंड देयर, एक शब्द दिखेगा आपको देन एंड देयर, मतलब उस व्यक्ति को उसी समय त्वरित रूप से पैसा चाहिए
तो आप इसको कहोगे एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। जैसे इलिस्ट्रेशन देखेंगे, ए होल्ड्स, आप इसका अगर वो देखेंगे, ए होल्ड्स जेड डाउन फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी ज्वेल्स फ्रॉम जेड क्लोथ्स विदाउट जेड कंसेंट, ए जस्ट कमिटेड थेफ्ट। जैसे मान लीजिए वो फ्रॉडुलेंट तरीके से अगर ज्वेलरी लेने की कोशिश करता है तो ये तो थेफ्ट है, लेकिन अगर वो इन सब ये सारी चीजें करते हुए उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है, सदोष अवरोध कारित करता है, उसको एक जगह रोक लेता है, नाउ दिस इज बिकम रॉबरी। जैसे ए मीट्स जेड ऑन हाई रोड, शोज पिस्तौल, पिस्तौल दिखा के डिमांड कर रहा है, ठीक है सर, रास्ते में रोका उसको, पिस्तौल दिखाई, डिमांड कर रहा है पैसा निकाल, और ये जो पैसा है वो देन एंड देयर चाहिए उसको, इमीडिएट उसी स्थान पर चाहिए, व्यक्ति जो है वो खुद मौजूद है, तो फिर उसने क्या किया है, एक्सटॉर्शन बाय द वे ऑफ रॉबरी, ठीक है। थर्ड देखिए, A meets Jed's child on the high road. A takes the child and threatens to filing it down a PTCB unless Jed delivers his purse. Jed in consequence deliver his purse. जो बच्चे को पकड़ा और बच्चे को डाके बोला कि भाई मैं इस बच्चे को मार दूंगा, आप पैसा दो, तो वो वही पैसा दे रहा है, ये भी रॉबरी होगी। जैसे नेक्स्ट देखिए, योर चाइल्ड इन द हैंड्स ऑफ माई गैंग विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड मी मनी, तो दिस इज एक्सटॉर्शन। लेकिन अगर ये इंस्टेंट काम कर रहा है, अगर वो त्वरित रूप से मृत्यु पारित कर देगा बच्चे की, देन इट इज रॉबरी, देन इट इज रॉबरी। डकैती क्या होती है सर, जब कभी भी 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी करते हैं, लूट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डकैती, ठीक है, हम उसको डकैती कहते हैं, हम उसको वी कॉल इट डकैती। Where 5 or more persons jointly commit or attempt to, तो वो जो लोग हैं 5 या 5 से अधिक लोग हैं, तो इट्स कॉल्ड डकैती। पनिशमेंट फॉर डकैती जो दिया हुआ है इसके अंदर, बाकी जो प्रोविजन है देयर आर वेरी इजी प्रोविजन। पनिशमेंट जो दिया हुआ है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की सजा है इसमें। और अगर आपने किसी हाईवे के ऊपर रात में सूरज ढलने के बाद करते हो तो उसमें 14 साल की सजा है। जैसे इसमें आप देखोगे, ऐसे तो भैया 10 साल तक की सजा है, लेकिन आप सनराइज से सनराइज के बाद, मतलब अगर आप सनसेट होने के बाद और सनसेट के पहले और सनराइज के बाद अगर करते हो तो उसको फिर 14 ईयर तक एक्सटेंड कर देंगे। आगे देखिए, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, अगर कोई भी अटेम्प्ट करता है रॉबरी कमिट करने का तो उसमें 7 साल तक की सजा है, ठीक है सर। रॉबरी हुई नहीं है, जैसे मान लीजिए रॉबरी करने आया, वो घर में घुसा चोरी करने के लिए, आपको चक्कू दिखाया, मारने की कोशिश करी, आपको छोटी मोटी चोट लगी, लेकिन तभी क्या है, पुलिस ने पकड़ लिया, अड़ोसी पड़ोसी आके उन्होंने पकड़ लिया, तो बेसिकली रॉबरी कहाँ हो पाई, वो पैसा लेके कहाँ जा पाया, अटेम्प्ट पे 7 साल की सजा है उसमें। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, अगर कोई भी हर्ट कोज कर देता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर उसको आप दे सकते हो अगर किसी को अपनी चोट को चाहिए तो। जैसे पनिशमेंट फॉर डकैती की बात करता हूँ, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग कोई भी डकैती करते हैं तो उसमें लाइफ 10 ईयर एंड फाइन। हमें देखेंगे आजीवन कारावास, कठोर कारावास 10 वर्ष तक के लिए और जुर्माना। डकैती विद मर्डर की रिगार्डिंग बात करते हैं, मान लीजिए 5 से ज्यादा लोग थे, इन्होंने डकैती के साथ में हत्या कारित कर दी, उसका मर्डर कोर्स कर दिया, तो सर उसमें डेथ को भी आप इंक्लूड कर लेंगे। यू कैन इंक्लूड द डेथ, कैपिटल पनिशमेंट इज डेथ ऑल्सो, ठीक है सर। मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, ठीक है, उसके साथ आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और 10 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है। रोबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कोज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, अगर रोबरी या डकैती का अटेम्प्ट है जहां पर डेथ या ग्रीवियस हर्ट कोज करने की आपने कोशिश करी है, जहां पर आपने, तो उसमें 7 ईयर मिनिमम है सर, 7 साल की मिनिमम सजा जो होगी वो 7 साल की होगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, बस 7 साल जो है उसमें मिनिमम सजा होगी। 398 देखिए, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन, जैसे यहाँ पर आर्म्ड थे डेडली वेपन के साथ, उनको इस्तेमाल नहीं किया है आपने, मतलब वेपन थे आपके पास एंड यू डिड नॉट यूज दोस वेपन्स, तो उसमें 7 साल की आपको सजा मिलेगी, 7 साल की सजा है सर इसमें, ठीक है। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, अगर कोई भी प्रिपरेशन करके डकैती कमिट करता है, कोई भी प्रिपरेशन करके करता है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर है इसमें। 400 देखिए, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स, जो भी गैंग ऑफ डकैट से बिलोंग करता है, ठीक है, जो भी डकैती के गैंग में सम्मिलित है, उन सब लोगों के लिए क्या सजा है, उन सब के लिए सेम सजा है,
रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर, उसके साथ फाइन आपको देना पड़ेगा। पनिशमेंट तो बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स, ये थीव्स और डकैत में समझ में आ गया होगा अंतर आपको। थीव्स जो होते हैं उधर से 2-3 चोर हैं, उनके साथ आप, और यहाँ पर 5+ चोर के आप साथ हो। तो अगर 5+ हो तो आप डकैत बन जाओगे, ठीक है ना सर। उसमें जो पनिशमेंट दिया हुआ है वो 7 साल तक का पनिशमेंट इसमें दिया हुआ है। असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती, अगर आप डकैती करने के उद्देश्य से एक जगह इकट्ठे होते हो, अगर आपका पर्पस जो है एक जगह आप इकट्ठे हुए हो, तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स में भी 7 साल तक की सजा है। चलिए, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हम समझते हैं, ये क्या टर्म होता है इसको समझिए। 2 टर्म यहाँ पर आपको समझने पड़ेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक 2 टर्म्स, आपको यहाँ पे 2 टर्म समझने पड़ेंगे। एक है डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट, पहला। दूसरा है कन्वर्ट्स, फिर हिज ओन यूज। आप ये 2 शब्द समझिए, कन्वर्ट टू हिज ओन यूज और डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट। एक बार मैं इसको हिंदी में रीड करता हूँ। एक होगा आपराधिक दुर्विनियोग और दूसरा होगा स्वयं के इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु बदलना। मैं आपको एक बार इसको हिंदी में रीड कर देता हूँ, आपराधिक दुर्विनियोग को। जो कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, वो दोनों में से। तो बेईमानी के लिए दुर्विनियोग क्या होता है और संपरिवर्तित क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मिसअप्रोप्रिएट तो वो होता है सर, जैसे मान लीजिए आपने एक मोटरसाइकिल चुराई, अब मोटरसाइकिल चुराई आपने, लेकिन मोटरसाइकिल को आप मार्केट में बेचने जाओगे तो पकड़ाई में आने का डर है। आपने क्या किया, उस मोटरसाइकिल का इंजन खोला, इंजन खोल के उसको पानी की जो अपने आपके घरों में जो पानी की मोटर होती है, उसमें आप उस मोटरसाइकिल के इंजन का इस्तेमाल करने लग गए। मैकेनिकली आपने उस प्रोसेस को यूज किया, आपने कुएं पर उस मोटर को रखवा दिया, वो था बाइक का इंजन ही। तो ये सब काम जो आप कर रहे हो, दैट इज यू आर मिसअप्रोप्रिएटिंग सच थिंग। कन्वर्ट करना क्या होता है, अपने इस्तेमाल के लिए। जैसे मान लीजिए आपको रोड के ऊपर पर्स मिला, आपने उस पर्स में सब कुछ था, नाम पता डिटेल सब थी, लेकिन आपने क्या किया, पैसे सब निकाल लिए, है ना। यू हैव टेकन ऑल द मनी, आपने सब पैसा वैसा उसका निकाल लिया और आपने वो पैसा खुद के इस्तेमाल के लिए यूज कर लिया। तो यहाँ पर ये वाला ऑफेंस बनता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या बनता है, आप देखोगे संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। तो 2 चीज समझना, मिसअप्रोप्रिएट मतलब इस संपत्ति को तोड़ मरोड़ के अपने इस्तेमाल में आपने यूज कर लिया, या फिर आप संपत्ति को किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है सर। इसमें जो सजा होती है वो 2 साल तक की सजा आपको मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो इलस्ट्रेशंस हैं, ये इलस्ट्रेशंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे A takes property belonging to Z out of Z possession in good faith, believing at the time when he takes it that the property belongs to himself. A is not guilty of theft, but he after discovering his mistake dishonestly made property is for his own use. जैसे मान लीजिए एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाता है, वहां जाके उसको पता लगता है, वहां जाके वो दोस्त क्या करता है, अपने फोन को तो वो सर बैग में डाल लेता है, लेकिन दोस्त के पास भी सिमिलर यही कलर का फोन था, वो अपने दोस्त के फोन को उठा लाता है, गुड फेथ में उठा के लाता है, तो वो चोरी नहीं है। लेकिन हाथ लाने के बाद में दोस्त के पास बहुत सारे फोन है, मान लीजिए दोस्त के पास मल्टीपल फोन है, उसका ये फोन गायब हो गया घर से, उसको पता नहीं चला। 10-15 दिन महीने भर तुमने वेट किया और तुमने क्या किया, इस फोन को बेच दिया मार्केट में, अपने इस्तेमाल के लिए किया, तो तुमने ये वाला ऑफेंस किया है। यू डिड दिस वन, ठीक है ना सर, आपने ये वाला ऑफेंस किया। जैसे A being on friendly terms with Z goes into libraries in the Z's absence, takes away book with Z express consent. Here A was under the impression that he had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it. A has not committed a theft, but if A afterwards sells the books for his own benefit, he is guilty of the offense. मतलब वो दोस्त की लाइब्रेरी में जाता है, वहां से पढ़ने के लिए बुक लेके आता है, लेकिन बुक लौटाता नहीं है और वापस उसको बेच डालता है बुक को। आगे देखिए, A and B being joint owner of the horse, A takes the horse out of possession intending to use it. Here A has right to use the horse, he does not dishonestly misappropriate, but if A sells the horse, मतलब एक घोड़ा है, उसके A और B दोनों जॉइंट ओनर हैं, दोनों उसके सह स्वामी हैं उस घोड़े के, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, उसको लेके जाता है, लेके जाने में कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन वो उसके पूछे बिना उस घोड़े को बेच देता है, तो उसने वाला ऑफेंस किया है। एक्सप्रेशन देखिए, इट इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली अ मिसअप्रोप्रिएट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ये जो स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसको एक बार थोड़ा सा
समझते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना लोगों ने, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली इज ए मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जैसे मान लीजिए आपने एक बार मिसअप्रोप्रिएट किया तो भी आप इस डेफिनेशन के दायरे में आएंगे, ठीक है ना सर, ठीक है। जैसे ए फाइंड्स ए गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड बियरिंग ए ब्लैंक एंडोर्समेंट। इसको क्या होता है सर, एक प्रॉमिसरी नोट मिलता है, सपोज कीजिए इसको एक चेक मिलता है, उस पर नाम नहीं लिखा हुआ और उस पर पैसे भी खाली, लेकिन उस पर साइन किया हुआ है नीचे, ठीक है सर। वो लोग वो क्या करता है सर, वो जानता था ये नोट किसका है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, बैंक में जाके उसको जमा करा देता है पैसे लेने के लिए, तो भी वो मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है। जैसे एक्सप्रेशन नंबर 2 देखिए, ए पर्सन फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट रिस्टोरिंग इट, द ओनर डज नॉट टेक मिसअप्रोप्रिएशन ओनली इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। मान लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है, स्पष्टीकरण दो ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति संपत्ति है जो मुझे उसको पड़ी हुई मिली है कहीं पर, वो उसके कब्जे में नहीं है, लेकिन वो संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करता, वो संपत्ति उसको मालिक को लौटा देता है, तो वो ऑफेंस नहीं किया। लेकिन अगर वो खुद के लिए यूज करता है उस संपत्ति को और वो लौटाता नहीं है, उसके पास सारे मीन्स थे डिस्कवर करने के ओनर कि कौन इसका असली ओनर है, उसके पास रीजनेबल मीन्स थे जिससे वो पता लगा सकता था। मान लीजिए उसको पर्स मिला, पर्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आईडी, उसमें आईडी भी है, उसमें फोटो भी, उसमें एड्रेस भी है, लेकिन अगर फिर भी अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसने ऑफेंस किया है। व्हाट आर द रीजनेबल मीन्स, व्हाट इज रीजनेबल टाइम, सच ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये न्यायालय जब कोर्ट डिसाइड करेगा, जहाँ पे लिखते हैं ना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो कोर्ट विल डिसाइड इट, द कोर्ट विल नॉट मेकिंग एनी प्रिजम्पशन इन दैट रिगार्ड, ठीक है सर। जैसे ये इलस्ट्रेशंस देखिए, ए फाइंड्स ए रूपी नोट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। ए फाइंड्स ए रूपी नोट ऑन हाई रोड नॉट नोइंग टू whom the rupee belongs, a pick up the rupee, a has not committed the offense defined under this section। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है हाई रोड, हाई रोड का मतलब होता है कि सर एक रोड के ऊपर उसको एक क्या मिला है, 1 रुपए का नोट मिला है, पहले 1 रुपए का नोट ही चलता था, अब उसने नोट उठा लिया, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है इस सेक्शन में। क्यों ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि उसके पास मीन्स नहीं थे ढूंढने के, उसके पास में साधन नहीं थे ढूंढने के जिससे वो ढूंढ सके दैट हु इज द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगला देखिए, ए फाइंड्स ए लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग ए बैंक नोट। अब यहाँ पर क्या है, रोड के ऊपर उसको कोई चीज मिली है, उसमें बैंक नोट है जिसमें डायरेक्शंस और सब कुछ लिखा हुआ है, अगर फिर भी वो खुद के लिए यूज कर लेगा तो उसने ऑफेंस किया है। दीज आर द थिंग्स। अब ये जो इलस्ट्रेशंस में से इंपॉर्टेंट कौन कौन से इलस्ट्रेशंस हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है 403 में से, ठीक है ना सर। पढ़िएगा, नहीं आएगा मुझे पूछिएगा। 404 देखिए, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मरते समय उसके पास कोई संपत्ति थी, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, उसकी बहुत सेवा हुई है, लेकिन उसका एक नौकर है, उसके नौकर का नाम है नंदू नौकर है उसका आदमी ने उसकी बहुत सेवा करी है, लेकिन नंदू नौकर क्या करता है, मरते समय मरने के बाद उसके मालिक की संपत्ति को बेचना स्टार्ट कर देता है, कभी कुर्सियां बेच रहा है, कभी टेबल बेच रहा है, घर से धीरे धीरे एक एक चीज को बेचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है सर। धीरे धीरे एक चीज को बेचना स्टार्ट कर देता है, उसके मालिक की जो भी चीजें होती हैं उनको बेचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सेक्शन बोलता है कि जो मृत व्यक्ति है वो भी संपत्ति का मालिक है, आप उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति को बेच नहीं सकते, ठीक है ना। अगर कोई मरने के बाद किसी संपत्ति को बेच रहा है तो उसमें 3 साल तक की सजा है, ठीक है। कितने साल की सजा है, 3 साल तक की सजा है। लेकिन अगर बेचने वाला व्यक्ति जो ऑफेंडर है, अगर वो एम्प्लॉयड था, मतलब वो या तो नौकर है या फिर क्लर्क है या सर्वेंट है ना सर, उसने एम्प्लॉय किया हुआ था, तो ये सजा जो कहाँ तक हो जाएगी, ये 7 साल तक की उसको सजा हो सकती है, उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। जैसे जेड डाइज इन पोजीशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, his servant A before the money comes into the possession of any person entitled to such possession dishonestly misappropriated, A has committed the offense defined in this section, ठीक है सर। वो सर्वेंट था उसका और उसको 7 साल तक की सजा दी जाएगी, ठीक है सर। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं। सीबीटी क्या होता है, सीबीटी क्या होता है, सीबीटी जो है उसको हम लोग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह देते हैं, आपराधिक न्यास भंग। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए बैंक ने आपको बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बहुत सारे बैंक के केसेस में क्या होता है कि बैंक आपको लोन देती है, तो बैंक बेसिकली सिक्योरिटी रखती है,
बैंक क्या करती है सर, सिक्योरिटी रखवाती है, प्रतिभूति लेती है, मतलब बिना सिक्योरिटी के आपको लोन नहीं देती बैंक। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बैंक ना जब आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो बैंक 406 का मैटर बना देती है, 406 में आपके खिलाफ एक एफआईआर भी कर देती है। आप ये बात समझिए, बैंक से जो आपने लोन लिया है ना सर, वो आपने किसी ट्रस्ट के अंदर नहीं लिया है, बैंक ने कोई आपको ट्रस्ट करके लोन नहीं दिया है, आपने प्रॉपर सिक्योरिटी रखी है बैंक को, देन द बैंक हैज गिवन यू सर्टेन लोन, और लोन अमाउंट बैंक ने आपको दिए। तो बैंक क्या करता है सर, बैंक आपको लोन तभी देता है जब आपको सर्टेन अमाउंट आपने रखा हो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, जब कभी भी आप किसी को एंट्रस्टेड करते हो विद प्रॉपर्टी, मतलब आप किसी व्यक्ति को विन्यासित करते हो संपत्ति को लेकर, मतलब सपोज कीजिए एक व्यक्ति को आपने बोला था कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, ठीक है ना, मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, या फिर आप एक बिजनेस करते हो, आपकी बिजनेस की जो क्लाइंट्स की लिस्ट है वो आपके एम्प्लॉयज के पास भी है। अब एम्प्लॉय क्या करता है, दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्लाइंट की लिस्ट बेच रहा है, ठीक है ना, सेल्स की जो टीम है उस लिस्ट को बेच रही है दूसरे क्लाइंट को। what he is doing criminal breach of trust, ठीक है ना सर, he is doing criminal breach of trust। Whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over the property dishonestly misappropriate or convert to his own use that property, or dishonestly uses, dispossesses of property or violation of any direction of law prescribing the mode। आप ये समझिए, जहां पर भी न्यास का मामला, मतलब ट्रस्ट वाले जो मैटर हैं, जहां पर दूसरे व्यक्ति को आपने ट्रस्ट करके, एक सेकंड, हेलो, हाँ बताइए, एक बार क्लास के बाद करता हूँ मैम मैं आपको, ठीक है। तो आपने किसी को ट्रस्ट करके कोई चीज अगर दी है, तो जब आप ट्रस्ट करके किसी को कोई चीज दे रहे हो और अगर वो व्यक्ति आपके ट्रस्ट को ब्रीच करता है, आपके न्यास को भंग करता है, मतलब ट्रस्ट को मैं यहाँ पे न्यास शब्द कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी में यहाँ पे न्यास लिखा हुआ है, तो आप इसमें वाले प्रोविजंस के अंदर उसको लेके जाते हो। जैसे किसी के साथ आपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड थी कोई चीज, आपने ट्रस्ट डिस्चार्ज करने के लिए कोई काम किया हुआ था, लेकिन वो व्यक्ति जान करके सफर लॉस करता है, जैसे मान लीजिए कोई एडवोकेट है जान करके केस हार जाता है, या फिर कोई व्यक्ति है जो जान करके आपके साथ गलत करता है, और ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई तू मेरे को बचाने आएगा, लेकिन वो व्यक्ति आया भी नहीं बचाने, आपको इंडेमनिफाई किया था आपने उसको, वो नहीं आया। तो इन सब केसेस में क्या होता है, दिस इज द केसेस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। ये आपराधिक न्यास भंग के सारे मामले होते हैं, और आपराधिक न्यास भंग के मामले बहुत स्ट्रांग होते हैं अपने आप में, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, उसको किसी चीज के लिए आपने एंट्रस्ट किया हुआ है। एंट्रस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंट्रस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार के अपने न्यायस्थ किए जाने पर, अख्तियार न्यायस्थ की मतलब आपने उस प्रॉपर्टी के लिए उसको एंट्रस्ट किया हुआ था, मतलब मैंने उसको जिम्मेदारी सौंपी हुई थी कि आपको संपत्ति की जिम्मेदारी है, पीछे से अगर वो काम करता है। एक शब्द है यहाँ पर विलफुली सफर लॉस, आपको दिखेगा टर्म विलफुली सफर द लॉस। आप उस विलफुली सफर लॉस का मतलब भी यही होता है, लिखा है ना, मतलब जान करके अगर आप कोई केस हार जाओगे तो भी गलत है। डायरेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखेगा वोलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लॉ, जैसे विधि द्वारा आप अगर यहाँ पढ़ोगे तो उसको विहित करने वाली विधि के किसी विदेश का, उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसमें क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका टर्नओवर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनको अपने 10% जो इनकम है उसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड में डालना होता है। अब ये लॉ का डायरेक्शन है। या फिर जैसे पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड ये होता है कि सर जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, उस पर 8.5-9% का पीएफ कटता है, मतलब 9-10 हजार रुपए मैं पीएफ देता हूँ और 10 हजार रुपए एम्प्लॉयर जमा कराएगा, मतलब 10 हजार रुपए तो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, 10 हजार रुपए जो स्वामी है ना, जिसके पास मैं काम करता हूँ, वो भी अपनी जेब से 10 हजार रुपए देगा। इसको हम पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अगर वो पीएफ जमा नहीं करा रहा तो उसने 406 का ऑफेंस किया है, ठीक है ना सर। एक्सप्रेशन देखिए, ए पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर है सर, ठीक है सर। ए पर्सन बीइंग एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट वेदर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 74, तो एम्प्लॉयर जो है सर
जो भी एम्प्लॉयर है जिस व्यक्ति के, जिसको, वो व्यक्ति जो कि नियोजक है, अगर मान लीजिए वो आदमी पैसा नहीं दे रहा है, जो पीएफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो भी उसने ऑफेंस किया है इस वाले इसका। जैसे कोई एम्प्लॉयर है जो स्टेट इंश्योरेंस कंपनी वगैरह का है, अगर वो पैसा जमा नहीं कराता है, जैसे मान लीजिए एलआईसी में क्या होता था पहले, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, पहले क्या होता था, इंश्योरेंस की पॉलिसी जो बनाता था ना सर, वो आपके हर महीने घर आता था, आपकी एफडी, फिक्स डिपॉजिट, आपकी आरडी, आपका इंश्योरेंस का, आपके आपके आपका जो इंश्योरेंस है उसका जो प्रीमियम है, हर महीने वो आपके घर आता था लेने के लिए। आज के 10-15 साल पहले, जब ऑनलाइन का काम नहीं था। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने आपसे इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया है लेकिन उसको जमा नहीं कराया, तो भी ये ऑफेंस बनेगा, ठीक है ना। जैसे ए बीइंग एग्जीक्यूटर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉ व्हिच डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स ऑफ द अकॉर्डिंग टू विल। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने वसीयत बनाई मरने के पहले, और उस आदमी ने कुछ डायरेक्शन दिए थे कि मेरी इतनी संपत्ति इसको देना, इतनी संपत्ति इसको देना, इतनी संपत्ति इसको देना मेरे मरने के बाद, ठीक है ना। वो आदमी जो बनाता है टच, तो अब वो उसने क्या किया, जो एडवोकेट था, जो भी एग्जीक्यूटर था, उसने सर, उसने अकॉर्डिंग उसके काम नहीं किया है, उसने अपने मर्जी के हिसाब से प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किया है। अगर उसने ओरिजिनल विल को दबा लिया, उसने ये किया है। जैसे ए वेयर हाउस कीपर जेड गोइंग ऑन जर्नी एंड ट्रस्ट इज फर्नीचर टू ए। एक आदमी कहीं घूमने जा रहा था, उसने अपना फर्नीचर उस आदमी को देके गया, भाई तो अपने पास रख, तो उसने ये वाला ऑफेंस किया है। सी रिजाइडिंग इन कोलकाता is agent for Z residing at Delhi. There is an express or implied contract between A and Z. Sums remitted by Z to A shall be invested by A. तो ये क्या करता है सर, एजेंट को बोलता है कि जो मेरा पैसा है उसको ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना, वो नहीं करता है, यहाँ ऑफेंस बनेगा, ठीक है। तो आप ये सब इलस्ट्रेशन अगर पढ़ोगे, जैसे ये जो इलस्ट्रेशन है ना सर, ये इलस्ट्रेशन आरजेएस में आया हुआ है, पब्लिक मनी के लिए डायरेक्ट किया था, वो जो पैसा था वो उसको जिस तरह से यूज करता है, जैसे रेवेन्यू मनी, एक कैरियर इंटरेस्टेड बाय जेड प्रॉपर्टी। तो आप ये सब देखे ना, ये सारे इलस्ट्रेशंस जो है इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। पनिशमेंट बात करता है 406, पनिशमेंट कितना होता है सर इसका, 3 साल तक का इसका पनिशमेंट है, 3 ईयर पनिशमेंट। 407 की बात करते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर क्रेडिट की बात करता हूँ तो इसमें 7 साल तक का पनिशमेंट है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, अगर कोई क्लर्क और सर्वेंट करते हैं तो उसमें 7 साल तक का पनिशमेंट है। अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसी पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक ने किया है, बैंकर ने किया है, मर्चेंट ने किया है, एजेंट ने किया है, तो उसमें 10 साल तक की सजा है, ठीक है सर, उसमें 10 साल तक की आपको सजा होने की संभावना है। ये जो इलस्ट्रेशन है सर, ये ऐसा आया था कि दिस इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू विच सेक्शन, इट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन। इसका आंसर था 409, क्योंकि उसमें पब्लिक सर्वेंट था, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट था ये रेवेन्यू ऑफिसर था और उसने पैसा जमा नहीं कराया था। 410 देखते हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी। सर स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि सर जैसे हमने क्या क्या पढ़े, हमने थेफ्ट पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने थेफ्ट पढ़ा, एक्सटॉर्शन पढ़ा, सीबीटी पढ़ा, डीएमपी पढ़ा, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, चोरी, उद्यापन, लूट। अब लूट के अंदर डकैती इन्वॉल्व है ऑलरेडी ना, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, क्योंकि देखिए चोरी करने का, चोर को पकड़ने से काम नहीं चलेगा सर। जैसे चोर है, वो प्रॉपर्टी को, उसकी जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी को गोल्ड स्मिथ के पास बेच के आता है, ठीक है ना। अब जो गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ अब जैसे 1,60,000 का गोल्ड चल रहा है इस टाइम पर, 1,60,000 का। अब गोल्ड स्मिथ जो होगा, सपोज कीजिए जो गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ उसको थोड़ा इतना पैसा देगा, गोल्ड स्मिथ उसको ये 1,60,000 का थोड़ी सोना उससे खरीदेगा। गोल्ड स्मिथ तो उसको हार्डली कितने रुपए देगा, 20,000 रुपए तोला, इतने देगा गोल्ड स्मिथ, क्योंकि रिस्क इसका इसमें गोल्ड स्मिथ का है। जब पुलिस के 4 पट्टे पड़ेंगे चोर को, तो चोर तो ऑटोमेटिकली निकाल देगा ना मुझसे कि मैं कहाँ बेच के आया हूँ चोरी का सोना। बात समझ में आई आपको? तो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, इन सब की जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई गई जो भी संपत्ति है, उस चुराई गई संपत्ति को जो भी आदमी लेगा, जिसकी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम कहेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी। वो आदमी उस स्टोलन प्रॉपर्टी का है। और जो आदमी उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा, उसकी सजा दी 411 में। तो चोरी के जब भी मामले आएंगे 411 आपको लिखना पड़ेगा। तो 411 में कितनी सजा है सर? 3 साल की इसमें सजा है, ठीक है ना सर। डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ डकैती। लेकिन अगर कोई डकैती से प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, डकैती का अलग प्रावधान है 412 में,
अगर कोई डकैती से प्रॉपर्टी को रिसीव करता है तो उसमें सजा जो है वो ज्यादा की होती है। इसमें रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर तक होता है, क्योंकि डकैती वाले लोग क्या है ना, फिक्स होते हैं सर, वो कहाँ बेचेंगे कहाँ खरीदेंगे। इनका रैकेट और इनका सिंडिकेट बड़ा होता है। जो हैबिचुअली डील करता है स्टोलन प्रॉपर्टी में, उसकी सजा भी ज्यादा है। जो आदतन अपराधी होते हैं ना चोरी की संपत्ति लेने में, जो असिस्ट करता है इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, सोने को गला के फिर उसको उसकी सिल्ली बना के फिर ही मार्केट में बेचते हैं। तो गलाने का काम जो कर रहा है वो कोई ना कोई इन्हीं का कोई आदमी कर रहा है, जो असिस्ट कर रहा है उसको भी 3 साल की इसमें सजा होगी। चिटिंग की बात करते हैं, चिटिंग छल। अब जो चिटिंग की मैं बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ चिटिंग, जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 मिनट दीजिए, आई हैव टू मेक ए कॉल। ओके, चीटिंग छल क्या होती है सर? देखो सर, छल में कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको समझने होंगे। छल के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को इंड्यूस करता है। अब क्या होता है छल चीटिंग, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर व्यक्ति ना 3 काम करे, व्यक्ति 3 काम करना चाहिए। पहली चीज तो क्या, डिलीवर करे प्रॉपर्टी को। दूसरा, प्रॉपर्टी को रिटेन कर ले। तीसरा कुछ ओमिशन करे। क्या करे? तीसरा काम क्या करे सर? कुछ ओमिशन करे, ओमिशन। और व्यक्ति क्या करेगा सर? व्यक्ति फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किसी को डिसीव करेगा, मतलब प्रवंचना करेगा किस काम की, कि मतलब आप चोरी कर सको। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं हाईवे पे खड़ा हो गया और मैंने पुलिस की ड्रेस पहन ली है, ठीक है ना। मैंने पुलिस की ड्रेस पहन ली है, मैं हाईवे पे खड़ा हो गया हूँ, एक पीसीआर लेके, जैसे मैंने गाड़ी बना रखी है उसको लेके खड़ा हो गया हूँ। जो भी गाड़ी मेरे को दिखती है आउट ऑफ स्टेट की, मैं उसको हाथ देता हूँ, उसको रुकाता हूँ, और रुकाने के बाद में उससे पैसे उगाता हूँ। मेरा है काम। मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं सिंपल एक आदमी हूँ, लेकिन जिसने पुलिस वाले की ड्रेस पहन रखी है, और सड़क पे मैं खड़ा करके गाड़ी जो भी निकलती है उसको मैं हाथ देकर रोकता हूँ और सबसे मैं पैसे लेता हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं एक तो पहली बात फ्रॉड कर रहा हूँ सर, कपटपूर्वक काम कर रहा हूँ। मैं डिसऑनेस्टी भी हूँ, मैं बेईमानी से काम करता हूँ, और मैं व्यक्ति को डिसीव कर रहा हूँ। डिसीव मतलब होता है प्रवंचना करना। डिसीव का मतलब होता है कि जो आप एक्चुअल में है नहीं वो दिखाते हो आप लोगों को, उसको हम डिसीव कहते हैं। तो मतलब मैं कपटपूर्वक या फिर बेईमानी पूर्वक उस व्यक्ति को मैं वो चीज दिखा रहा हूँ जो मैं हूं नहीं। उसके द्वारा मैं 3 चीजें काम करूंगा। मैं 3 चीजें, ये सब करके मैं 3 चीजें करूंगा। पहली चीज क्या करूंगा सर? पहली चीज तो मैं कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कराऊंगा उससे। अब प्रॉपर्टी में पैसा भी मैं उससे ले सकता हूँ, या फिर मैं उससे बोल सकता हूँ कि पैसा नहीं है तो ये फोन हमें दे दे और आके थाने से छुड़वा लेना। दूसरा, मैं उसकी कोई संपत्ति को अपने पास रख सकता हूँ। तीसरा, मैं उसको वो काम करने के लिए कह सकता हूँ जो उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना सर। अगर मैं सारा काम कर रहा हूँ तो मैं चीटिंग कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? छल कर रहा हूँ। मैं मतलब मैं फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली ये डिसीव करने को लोगों को कहता हूँ, ताकि मैं उनसे प्रॉपर्टी डिलीवर करा सकूँ, रिटेन करा सकूँ, या फिर कोई काम ओमिशन के लिए बोल सकूँ। और इससे मैं क्या क्या करूंगा? इससे मैं हार्म कोज करूंगा। आप आगे देखना, इससे मैं क्या करूंगा सर? इससे मैं हार्म कोज करूंगा। इससे मैं हार्म कोज करूंगा। हार्म कोज किस किस में करूंगा सर? उनके बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी का। मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। मैं उनके मेंटल कोई, मैं उनकी, जैसे मान लीजिए मैं एक पुलिस वाला हूँ, और पुलिस वाला कहीं पे कार खड़े होके कहीं पे कपल लोग कार में कुछ हरकत कर रहे थे।
मैं पुलिस वाला की एक्टिंग करके वहां पर कार खड़ी करता हूँ अपने, और मैं क्या करता हूँ, तुमको मैं बदनाम कर दूंगा, तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगा। तो मतलब मैं ये जो चीज़ उनको कोई ना कोई हार्म कोस करता हूँ, तो उसको हमें क्या कहूँगा सर, इसको मैं क्या कहूँगा, ये चीटिंग के मैं उसमें दायरे में इसको लेके आऊँगा, ठीक है ना। दिस टर्म एज चीटिंग, ये क्या है सर, जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज चीटिंग। मैं चीटिंग करने, चलिए आगे चलते हैं। डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर मैंने कोई तथ्य छुपाया है तो वो भी क्या है, चीटिंग है। वो भी क्या है सर, चीटिंग है। सपोज मैंने कोई फैक्ट अगर छुपा लिया है जो मुझे नहीं छुपाना चाहिए था, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए चीटिंग, वो भी चीटिंग के पार्ट में ही माना जाएगा। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए चीटिंग, ठीक है सर। आगे चलते हैं। ए बाई फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी द केस ऑफ सिविल सर्विस, टू बी इन द सिविल सर्विस, वो बताता है कि भाई मैं सिविल सेवा में हूँ, और वो इंटेंशन रिसीव करता है जेड को टू लेट हिम हैव ए क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे ए चीट्स। जैसे मैं गया पुलिस वाला बन के किसी दुकान पे, मैं वहां जाके बोलता हूँ कि भाई इतना इतना सामान दे दे, इतना इतना सामान तोल दे, और मैं यहाँ पर एसपी लगाऊं, मैं यहाँ पर मजिस्ट्रेट हूँ, खाते में लिख ले, बाद में दूंगा, आज पर्स लाना भूल गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है सर। ये सारे इलिस्ट्रेशन है इसके, देर आर मल्टीपल इलिस्ट्रेशन, इसको आप रीड कर लीजिएगा, किसी में कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिएगा। 416 चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर मान लीजिए चीटिंग बाय पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई व्यक्ति हूं नहीं जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम उसको चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहते हैं, ठीक है सर। प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन, जैसे मान लीजिए मैं आपको जाके बोलूं कि आई एम योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आई एम सिविल जज, आई एम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो तुम भलाई से तुम एडवोकेट होंगे तो भी तुम नहीं जानोगे, क्योंकि एक जिले में 15 से 20 मजिस्ट्रेट्स होते हैं। तो तुम, जैसे जयपुर एक बड़ा जिला है, तो जयपुर में मोर देन 50-60 मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। तो तुम्हें बोला कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ यहाँ का, अब तुम जान थोड़ी ना हो, तो मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ किसी और पर्सन को लेना है, या मैं नोइंगली सब्स्टिट्यूट करता हूँ वन पर्सन फॉर अनदर, तो मैं ये वाला ऑफेंस कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी जो पनिशमेंट है वो 419 में दी हुई है। चीटिंग फॉर पर्सोनेशन जो है उसमें 3 साल तक की सजा है सर, ठीक है ना, उसमें 3 साल तक की सजा है। 417 देखिए, पनिशमेंट फॉर चीटिंग, चीटिंग के लिए 1 साल तक की सजा मिलती है सर, और फाइन और बोथ, लेकिन पर्सोनेशन में ज्यादा मिलती है, ठीक है। चीटिंग विद नॉलेज और दैट रॉन्गफुल लॉस में इंश्योर टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडेड इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। अगर मान लीजिए इस नॉलेज के साथ में चीटिंग किया जाए कि जिसका इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ था, अगर वो चीज के साथ आप चीटिंग कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कभी कभी कहते हैं ना कि रक्षक ही भक्षक बन गया, तुमको जिस काम के लिए लगाया था तुम ही चीट कर रहे हो। जैसे पुलिस वाले को बोला तो पुलिस वाला खुद ही चीट करने लगा हुआ है। तो रक्षक अगर भक्षक बन जाएगा, तो जिसको आपने रक्षा के लिए अपॉइंट किया है, जो बाउंड टू प्रोटेक्ट है, वही अगर बाउंड नहीं करेगा, तो एक शब्द लिखा हुआ है, हु इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। तुम्हें तो रक्षा करनी करनी है, तुम भी अगर चीटिंग करोगे तो फिर क्या, तुम्हें 3 साल तक की सजा है, ठीक है सर। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई चीटिंग या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके प्रॉपर्टी को डिलीवर करा देता है, तो उसमें 7 साल तक की सजा है। 420 में कहते हैं ना 420 केसेस हैं, 420 केसेस वही होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट है ना सर, ये प्लॉट बिकाऊ है, इसके मालिक से बात करा देता हूँ मैं आपकी। पुराने जमाने में क्या था, रिकॉर्ड वगैरह नहीं होते थे किसी चीज के, पुराने जमाने में रिकॉर्ड नहीं होते थे मेंटेन, ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होते थे। तो आदमी सोचता था कि यार आज तो मैं एक दिन के लिए जयपुर आया हूँ, मैं क्या, आदमी क्या सोचता था कि मैं भाई एक दिन के लिए जयपुर आया हूँ। अब उस एक दिन में भी मैं कलेक्ट्रेट जाके रिकॉर्ड की तफ्तीश करूंगा जाके, ये कह रहा है सही है इसको पकड़ लूंगा मैं। आप गए उसके पास, उसने कोई फर्जी फर्जी पार्टी बना रखी थी, उससे उससे डील करा दी आपकी पार्टी ने, बोला जी हमारा ये, आपने पूछा बेचना क्यों चाहते हो, कि बोला कि बेटी की शादी आ रही है घर में, पैसे की जरूरत है। आपको बहुत जेन्युइन केस लगा, आपने प्रॉपर्टी, आपने आपने पैसा दे दिया, और उसने आपको एक नकली पट्टा बना के दे दिया, आप खुश किया, आपने प्लॉट खरीद लिया। कुछ टाइम बाद पता लगता है कि वो जो प्लॉट है, उस प्लॉट पे कोई निर्माण कार्य करवा रहा है। तब आपका दिमाग खराब हुआ कि यार ये तो प्लॉट तो मेरा था, इस पे निर्माण कार्य कैसे हो रहा है, समझ रहे हैं बात। तो उस पर 420 के केसेस लगते हैं। जयपुर में फर्जीवाड़ा चलता है बहुत तगड़ा।
ये जो 421 से लेकर 424 तक सेक्शन है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। 425 में ये मिसचीफ। मिसचीफ में क्या होता है सर, मैं आपको हमेशा बताया था कि हर व्यक्ति को, जैसे डिसऑनेस्ट कि जब मैं आपको बता रहा था, जब मैं आपको बेईमानी पूर्वक का बता रहा था, तो मैंने आपको उस टाइम पर ये चीज बताई थी कि जहां कहीं भी डिसऑनेस्ट होगा, जहां कहीं भी डिसऑनेस्ट होगा तो वहां पर दो चीज होगी। पहला, रॉन्गफुल लॉस होगा एक व्यक्ति को, और दूसरे को रॉन्गफुल गेन होगा, मतलब एक दूसरे को सदोष हानि होगी, एक व्यक्ति को सदोष लाभ होगा। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन मिसचीफ, जिसको हम कहते हैं रिष्टी, मिसचीफ में सिर्फ कि सब व्यक्तियों को लॉस ही होता है सर, किसी को भी गेन नहीं होता है, किसी भी पार्टी को कोई फायदा नहीं है, सबको क्या है, लॉस ही है। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान पे खाना खाने गए थे, वहां पर आप उस दुकानदार से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, आप थोड़े से झगड़ालू प्रवृत्ति के थे, आपको लगा कि इसको बदला, मेरे को बदला लेना है इसका, तो आपने क्या किया, वहां पे पत्थर पड़ा था इतना बड़ा, आपने उस पत्थर को उठाया, उसके जो रेस्टोरेंट के बाहर जो कांच लगा था उस कांच पर आपने फेंक के मारा। आपको कुछ गेन हुआ इससे? नहीं सर, आपको कोई गेन नहीं हुआ। कुछ फायदा हुआ क्या इससे? आपको कोई फायदा नहीं, लेकिन सामने वाले का नुकसान हो गया। इट इज कॉल्ड दृष्टि। जैसे मान लीजिए आपने वो मूवी देखी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसमें ऋतिक रोशन का फोन उठा के इसे बाहर फेंक देता है, तो उसको कुछ गेन नहीं हुआ, लेकिन उसने नुकसान कर दिया। सपोज कि, समझ में आ रही बात? ऐसा है कि जब कभी भी आप किसी का नुकसान कर देते हैं तो वो हमेशा क्या बनता है सर, मिसचीफ बनता है, रिष्टी बनता है। ठीक है ना सर? मिसचीफ एक ऐसी चीज होती है, मिसचीफ एक ऐसी चीज है सर जिसमें जिसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, सबका नुकसान है इसमें। इसका क्या है? सबका इसमें नुकसान है। ठीक है सर? मैं एक कंसेप्ट बताया था मैंने सेक्शन 301 के समय, मैलिस ट्रांसफर। तो मैंने आपको बताया था कि मैलिस ट्रांसफर दो जगह मिलता है, एक 300 का मिलता है और एक मिसचीफ में मिलता है। तो हम मिसचीफ समझते हैं। मिसचीफ क्या होती है? मिसचीफ में सिर्फ रॉन्गफुल लॉस होता है, या तो पब्लिक को या फिर किसी पर्सन को। और आप ये समझ लीजिए कि इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने वो वाले केसेस देखे होंगे जहां पर लोग क्या करते हैं, दुकान में आग लगा देते हैं इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए। अगर पता लग गया कि आपने दुकान में आग सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए लगाई है, तो ये बात आप याद रखिएगा, वो मिसचीफ में चला जाएगा मैटर। ठीक है ना सर? ओके, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या बोलता है मिसचीफ। Whoever with intent to cause or knowing that he likely to cause wrongful loss or damage to the public or any person and causes the destruction of any property, any such change in property or situation thereof as destroys, diminish its value, utility, affects injurious, commits mischief। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो उसकी रेट को कम कर दे। जैसे मान लीजिए एक पेंटिंग लगी हुई है किसी रेस्टोरेंट के अंदर, आपको गुस्सा आया, आपका काम था उस रेस्टोरेंट में पुताई करने का, और जब आपने पूरा काम फिनिश कर दिया तो आपको पैसा नहीं दे रहा। वहां पर एक पेंटिंग लगी हुई थी, 100-200 साल पुरानी पेंटिंग रेस्टोरेंट में लगी हुई थी। आपने क्या किया सर? आप क्या करते हैं, पेंट का एक डिब्बा सीधा उस पेंटिंग को उठा के मारते हैं, उसकी रेट कम हो गई सर। तो कहने का मतलब है कि मिसचीफ में चीजों की वैल्यू गिर जाती है, लॉस होना चाहिए। मतलब की बात क्या है? लॉस होना चाहिए। thereof destroy और diminish its value और utility, ये चीज जरूरी है मिसचीफ के लिए। ये चीज जरूरी है मिसचीफ के लिए। एक्सप्रेशन नंबर 1 देखेंगे। इट इज नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज और लॉस डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंजॉयड। इट इज सफिशिएंट दैट ही इंटेंडेड टू कॉज और दैट नॉट wrongful loss और इंजरी टू पर्सन वेयर। मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको लॉस डैमेज और कोज करना चाहते थे आप, ठीक है ना, लेकिन अगर ये पता लग रहा है कि आप करना चाहते थे, इंटेंशन थी, देन इट इज एन ऑफेंस। अगर देखिए एक्सप्रेशन नंबर 2 को, मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू पर्सन हु कमिट्स दैट और दैट पर्सन और अदर्स जॉइंटली। मिसचीफ क्या करती है सर? जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है जिसके ऊपर, उसको भी, वो भी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी थी तो भी।
ठीक है सर, आप इसमें देख लीजिए, देयर आर फ्यू इलस्ट्रेशंस। ए वॉलंटरी बर्न्स ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड। अगर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी को आपने जला दिया, जिसने उसको पैसा लेके लिया था, तो इट इज एन ऑफेंस। ये सारे इलस्ट्रेशंस हैं, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मिसचीफ की जो पनिशमेंट है वो 3 महीने तक होती है विथ फाइन और बोथ। अगर आप 50 रुपए तक का नुकसान करते हैं तो उसमें 2 साल तक की सजा है। ठीक है, अगर आप किसी जानवर को मारते हैं जिसकी वैल्यू 10 रुपए तक उसकी वैल्यू थी, तो इसमें आपको 2 साल तक की सजा है। अगर आप किसी ऐसे एनिमल को मारते हैं जिसकी 50 रुपए से ज्यादा वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू 50 रुपए से ज्यादा थी, तो उसमें 5 साल तक की सजा है सर। अगर आप इरिगेशन वाटर या रॉन्गफुली डाइवर्ट करते हैं वाटर को, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं है, ये नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर, है ना, दीज विल नॉट कम इन एग्जामिनेशन। ठीक है सर, दीज विल नॉट कम इन एग्जामिनेशन, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को यहाँ तक। क्रिमिनल ट्रेसपास हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल मैं ऑलमोस्ट आईपीसी खत्म कर दूंगा कल वाले लेक्चर में। ठीक है ना, कल मैं आईपीसी को खत्म कर दूंगा। टुमारो आई विल फिनिश द आईपीसी। कल मैं आईपीसी का जो भी पार्ट है हमारा खत्म हो जाएगा, और इसको खत्म करके जो एक मैंने कॉमन इंटेंशनल वाला पोर्शन छोड़ा था उसको करके, लॉफुल ऑब्जेक्ट करके, आईपीसी खत्म करके हम लोग नेक्स्ट क्लास से बीएनएस से स्टार्ट करेंगे। और बीएनएस में हमें सिर्फ कुछ कुछ सेलेक्टिव पढ़ना है। देखिए, कोर्स आप लोगों का बहुत बड़ा नहीं है एपीओ के लिए, ठीक है ना, एपीओ के लिए कोर्स बहुत बड़ा नहीं है। आप लोग टेस्ट दीजिए, तैयारी कीजिए, और कोई भी हेल्प चाहिए हो प्लीज बताइए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो प्लीज आप बताइए।